नमस्ते आप सभी को, जय हिंद। जीत यूट्यूब क्लास की तरफ से आज हम आगे चलेंगे। पहले हम देख चुके हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, उसकी शाखाएं, जानकारी के स्रोत और उनकी प्रारंभिक शाखा जो कि मंडोर शाखा थी। अब हम मंडोर शाखा के बाद गुर्जर प्रतिहारों की अगली शाखा भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ेंगे। पहले एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था जो ब्राह्मण थे। दूसरी बात, गुर्जर प्रतिहारों का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो है कि इन्होंने कई वर्षों तक उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा की है, जिसकी वजह से अरब आक्रमणकारी भारत के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाए और इसी वजह से भारत का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण नहीं हो पाया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया और अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। अब हम गुर्जर प्रतिहारों की सबसे मुख्य शाखा की तरफ बढ़ते हैं और वो शाखा थी कन्नौज, उज्जैन और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों शाखाओं के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। इन तीनों शाखाओं की वंशावली का प्रारंभ भी नागभट्ट प्रथम से होता है। तो संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। आपसे पूछे भीनमाल की गुर्जर प्रतिहार शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। उज्जैन, कन्नौज शाखा जो थी गुर्जर प्रतिहारों की, उनका संस्थापक कौन था? तो भी कौन आएगा? नागभट्ट प्रथम। दूसरी बात, इन भीनमाल शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार है, उन्होंने भीनमाल को किससे छीना था? यानी भीनमाल है वो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन हुआ, उससे पहले वहां किनका शासन था? तो उस वक्त वहां पर शासन था चावड़ों का। किसका? चावड़ों का। चावड़ा वंश। तो किससे छीना इन्होंने? तो चावड़ों से छीना। गुर्जर प्रतिहारों ने भीनमाल किससे छीना? तो चावड़ों से छीना। ठीक है, बात करते हैं इस शाखा के संस्थापक नागभट्ट प्रथम की। 8वीं सदी का शासक है ये। इसके दरबार को, नागभट्ट प्रथम जो है उसके दरबार को नागावलोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागावलोक कहा जाता था। दूसरी चीज, भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता है, उसकी ग्वालियर प्रशस्ति से हमें नागभट्ट प्रथम के उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का विनाशक कहा गया है। क्या कहा गया है? म्लेच्छों का विनाशक। इसी ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को दीनों का उद्धारक कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनों का उद्धारक। और दीनों का उद्धारक होने के कारण ही इसे इसी ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है नारायण का अवतार। किसका अवतार कहा गया है? नारायण का अवतार। यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। म्लेच्छों का विनाशक ग्वालियर प्रशस्ति में किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। ग्वालियर प्रशस्ति में ही नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का विनाशक, दीनों का उद्धारक, नारायण का अवतार कहा गया है। दीनों का उद्धारक होने के कारण ही क्या कहा गया है? नारायण का अवतार। नेक्स्ट बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की जो उपलब्धि है, उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने बड़ौच में अरबों ने बड़ौच पर अधिकार कर लिया था। तो बड़ौच से अरबों को हटाया, यानी अरबों को बड़ौच में पराजित किया और वहां अपना सामंत नियुक्त किया भरत भट्ट द्वितीय को। किसको? भरत भट्ट द्वितीय को।
नागभट्ट द्वितीय ने भरोच से अरब सत्ता को निष्कासित किया, अरबों को निष्कासित किया और भरतभट्ट द्वितीय को अपना सामंत नियुक्त किया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है हंसोट अभिलेख से। किससे जानकारी प्राप्त होती है? हंसोट अभिलेख से। इसका नागभट्ट प्रथम का जो समकालीन अरब शासक था जिसे पराजित किया था नागभट्ट प्रथम ने, वो अरब शासक था जुनैद। प्रश्न पूछा जा सकता परीक्षा में कि नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब आक्रमणकारी कौन था, तो वो जुनैद था। कौन था? जुनैद था। नेक्स्ट बात करते हैं संजन ताम्रपत्र, जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का है, वही अमोघ वर्ष जिसने माता को अपनी अंगुली अर्पित कर दी थी, बाद में जैन मत का अनुयायी बना था अमोघ वर्ष। उसी अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? हिरण्य गर्भदान यज्ञ करता है। उस वक्त वह अपने अधीनस्थ शासकों को और उसमें कुछ शासकों को, जिनमें गुर्जर शासक भी है, गुर्जर आदि शासकों को प्रतिहार का कार्य सौंपता है, यानी द्वारपाल का कार्य सौंपता है। ठीक है, उस वक्त द्वारपाल का कार्य करने वाला शासक संभवतः कौन था? नागभट्ट द्वितीय था, सॉरी नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। संजन ताम्रपत्र राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का है। उसके अनुसार दंतिदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था और उस वक्त प्रतिहार आदि शासकों को दंतिदुर्ग ने प्रतिहार का कार्य करने के लिए विवश किया था। प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल होता है और संभवतः उस वक्त जिस शासक ने, जिस गुर्जर प्रतिहार शासक ने द्वारपाल का कार्य किया या प्रतिहार का कार्य किया, वह संभवतः कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम में यही इतनी चीजें महत्वपूर्ण है। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके भतीजे कक्कुक और देवराज शासक बनते हैं। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके भतीजे कक्कुक और देवराज शासक बनते हैं। इनकी विशेष उपलब्धियां नहीं है। देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज शासक बनता है। देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज शासक बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम वत्सराज की। किसकी बात करते हैं? वत्सराज की। तो वत्सराज की एक उपाधि मिलती है हमको, रणहस्तीन। कौन सी उपाधि मिलती है? रणहस्तीन। किसकी उपाधि है ये? वत्सराज की। इसकी माता का नाम भूयिका देवी था। वत्सराज की माता का नाम क्या था? भूयिका देवी था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। एक दो पुस्तकें अभी नहीं आई है मार्केट में जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को बता रखा है, वो गलत है। ऑथेंटिक मैंने 2 से 3 बुक्स जो ऑथेंटिक मानी जाती है उनमें देखा है, तो अपने को अच्छे से याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वत्सराज। वत्सराज का जो बड़ा कार्य वो ये है कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया। हाँ, तो त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किसने किया था? वत्सराज ने। वत्सराज के काल की ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आई और खास करके उद्योतन सूरी वाली। इसके काल में उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, कुवलय माला। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुवलय माला। वत्सराज के समय में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला नामक ग्रंथ लिखा। इसी वत्सराज के समय जिनसेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा। कौन सा? हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा। किसने? जिनसेन ने। किसके समय? वत्सराज के समय जिनसेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा। जिनसेन के हरिवंश पुराण में वत्सराज की राजधानी किसको बताया गया है? तो राजधानी भीनमाल को बताया गया है। जिनसेन की रचना हरिवंश पुराण में वत्सराज की राजधानी जालोर को बताया गया है, और याद रखना जालोर को बताया गया है, और उसका अधिकार उज्जैन पर भी था ऐसा बताया गया है। ठीक है, याद रखना है हमको कि जिनसेन की रचना हरिवंश पुराण के अनुसार वत्सराज की राजधानी जालोर थी। क्या थी? जालोर। याद रखना, भीनमाल याद नहीं रखना, जालोर थी। वत्सराज की राजधानी कौन सी थी? जालोर थी, और उसका उस वक्त अधिकार उज्जैन पर भी था। जानकारी किससे? हरिवंश पुराण
रचना किसकी है हरिवंश पुराण? तो जिनसेन की है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का एक अभिलेख है, राधनपुर अभिलेख। राधनपुर अभिलेख किसका है? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का है। और जयानक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। इन दोनों के अनुसार वत्सराज ने गौड़ देश को पराजित किया था, और संभवतः गौड़ देश का जो राजा पराजित हुआ था वो कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। वही पाल शासक बंगाल का जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल को पराजित किया था वत्सराज ने। जानकारी मिलती है राधनपुर अभिलेख और जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय से। वाणी डिंडोरी, इसे बनी डिंडोरी नाम भी मिलता है कहीं कहीं। वाणी डिंडोरी या बनी डिंडोरी अभिलेख और गोविंद तृतीय के राधनपुर अभिलेख के अनुसार वत्सराज पराजित हो गया था राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम से। किससे पराजित हो गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम कौन है? वही दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया कौन है? ध्रुव प्रथम। तो वाणी डिंडोरी और राधनपुर अभिलेख के अनुसार वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम से पराजित हो गया। मध्य राजपूताना की जाति, कौन सी जाति? भंडी जाति या भंडी वंश को किसने पराजित किया था? वत्सराज ने। जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख और बाहुक के ओसिया अभिलेख से। भंडी जाति का दमन किया। मध्य राजपूताना की भंडी वंश या भंडी जाति का वत्सराज ने दमन किया, इसकी जानकारी मिलती है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है ओसिया अभिलेख और दूसरा ग्वालियर अभिलेख, इन दोनों से इसकी जानकारी मिलती है। मेन चीजें जो इसमें ध्यान रखनी है, भीनमार, उज्जैन, कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार जो है उनकी वंशावली का प्रारंभ किससे होता है? नागभट्ट प्रथम से। तीनों शाखाओं का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता था? नागावलोक। नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी नागावलोक कहा जाता था। नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति में इसे म्लेच्छों का विनाशक कहा गया है। दीनों का उद्धारक होने के कारण ही ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वत्सराज। कौन है? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किसने किया था? वत्सराज। ठीक है। कोलेमाला ग्रंथ किसके समय लिखा गया? वत्सराज के समय। अब अगले शासक हम पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय है वो वत्सराज के पुत्र थे और इनकी माता का नाम सुंदर देवी था। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 800 से 833। सामान्यतः शासनकाल बहुत कम पूछे जाते, जो बहुत महत्वपूर्ण शासक है उन्हीं के शासनकाल हमें ध्यान में रखने होते हैं। सुंदर देवी इसकी माता का नाम था, पिता इनके वत्सराज थे। जिस तरह नागभट्ट प्रथम के दरबार को भी नागावलोक कहा जाता था, वैसे के वैसे नागभट्ट द्वितीय के दरबार को भी नागावलोक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने शासन के शुरुआती 2-3 वर्षों में, फिक्स टाइम मिलता नहीं है लेकिन अधिकांश विद्वानों का कहना है कि शुरुआती 2-3 वर्षों में ये राष्ट्रकूट वंश के शासक, बहुत ही प्रतापी शासक था ये राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय, उससे पराजित हो गए थे। कौन? नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से अपने शुरुआती समय में पराजित हो गए थे। लेकिन गोविंद तृतीय जो दक्षिण भारत से था राष्ट्रकूट, अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से वापस चला जाता है दक्षिण भारत और उसका लाभ उठाता है नागभट्ट द्वितीय और कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। कन्नौज के चक्रायुद्ध को पराजित करता है। चक्रायुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करता है और कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो भी उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर या मुदगिरी के युद्ध में धर्मपाल जो बंगाल के पाल वंश का शासक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था,
उस धर्मपाल को पराजित किया था। किस युद्ध में? मुदगिरी के युद्ध में। मुदगिरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय और बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल के बीच में। इन बंगाल के शासकों को गौड़ शासक भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, इस मुंगेर या मुदगिरी के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय के सहयोगी सामंत कौन कौन थे? तो शंकरगढ़, बाहुक, धवल और कक्क। ये शंकरगढ़ का नाम हमको मिलता है 400 अभिलेख में। किसमें मिलता है? 400 अभिलेख में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। ग्वालियर अभिलेख में किसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है? इसमें नागभट्ट द्वितीय का। इसमें कहा गया कि नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग के शासकों को पराजित किया। आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग नरेश पतंगों के समान नागभट्ट द्वितीय की तरफ खींचे चले आए। जब जिस तरह दिया जलता है पतंगे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वैसे ही ये सब किसकी तरफ खींचे चले आए? नागभट्ट द्वितीय की तरफ। यानी इन सबको किसने पराजित किया? नागभट्ट द्वितीय ने। या इन सब ने किसकी अधीनता स्वीकार की? नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार की। आनर्त, उत्तरी काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, किरात, हिमालय के आसपास का कोई क्षेत्र, तुर्क, पश्चिम भारत के मुस्लिम राज्य, वत्स, कौशांबी के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद काल में पढ़ा होगा, वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशांबी। तो उसी कौशांबी के आसपास का क्षेत्र और मत्स्य यानी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया था बलपूर्वक? नागभट्ट द्वितीय ने। जानकारी किससे मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। रीट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, रीट में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता ये वाला पार्ट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण लाइन है, चंद्रप्रभ सूरी की रचना आपने पहले ही पढ़ी है, प्रभावक प्रशस्ति। कौन सी है? प्रभावक प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। किसने? प्रभावक प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसके मुख्य सामंत कौन कौन थे? तो अन्य सामंतों का नाम मिलता है। गुहक प्रथम चौहान वंश का, गुहिल कुमार यानी चौहान और गुहिल भी इसके सामंत रहे हैं। किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। और ये दोनों किसके थे? गुर्जर प्रतिहारों में भी गुहक प्रथम और खुमार नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को अगर ध्यान रखनी है तो वो यही है कि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? सीधा उत्तर अपने को दिमाग में बिठा लेना है, नागभट्ट द्वितीय। पूरे नागभट्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है महत्वपूर्ण कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। इसकी जानकारी किससे मिलती है? प्रभावक प्रशस्ति से। और प्रभावक प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रभावक प्रशस्ति रचना है चंद्रप्रभ सूरी की। ठीक है, धन्यवाद।